बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल अब शेयरों में कमाई के कहां है आपके पास शानदार मौके। हम आपके पसंदीदा शो में हर रोज आपके अगले दिन के ट्रिगर्स आपके लिए जरूर बताएंगे और वैसे शेयर जिन शेयरों में रहेगी कल हलचल। इसके अलावा उन शेयरों पर भी खास तौर पर आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रहेगा। आप हमें अपने सवाल जरूर भेजिए, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, फेसबुक पर @ZBusinessOnline, ट्विटर पर @ZBusiness पर अपने सवाल भेजिए, #बाजार आज और कल जरूर लिखिए। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी जुड़ेंगे और हमारे साथ हैं एक और खास मेहमान प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी का करते हैं शो में स्वागत और मेरे सहयोगी अरमान नाहर जो बताएंगे बाजार का हाल, उनसे करेंगे बातचीत। लेकिन सबसे पहले आज बाजार में कारोबार कैसा रहा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने बाजार में देखा अच्छी खासी बाजार को बढ़त मिली थी, उसके बाद जैसे ही क्लोजिंग की तरफ बढ़े बाजार ने अपनी इस जो बढ़त है उसको गवा भी दिया। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में दिखा आज उतार चढ़ाव। एक वक्त निफ्टी 270 अंकों की तेजी के साथ 16,950 के करीब भी पहुंच गया था, मगर दोपहर बाद बाजार पर दबाव बनने लगा और ये फिसल गया। निफ्टी इंट्राडे में 265 अंक फिसला, सेंसेक्स 850 पॉइंट से ज्यादा टूटा और आखिर में निफ्टी सिर्फ 5 अंक की बढ़त के साथ 16,700 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स में 33 अंकों की मामूली बढ़त आज देखी गई। और एडिटर स्टेट में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार शुरुआत तो काफी दमदार तरीके से करते नजर आए, लेकिन ऐसा क्या हुआ सेकेंड हाफ में जो बाजार ने अपनी सारी जो बढ़त थी वो गवा दी। आज रहा जबरदस्त एक्शन वाला ट्रेडिंग सेशन भारतीय बाजारों के लिए। कल भारतीय बाजार बड़े तेजी से गिरे, दिन के निचले स्तरों पर बंद हुए, लेकिन कल देर रात फेड के फैसले के बाद अमेरिकी बाजारों में आई भरपूर तेजी और 1000 पॉइंट का उछाल जो डाउ में दिखा, उसके चलते मजबूत शुरुआत होना तो तय था। लेकिन कल के जो झटके लगे उसके से उतनी तेजी के साथ शुरुआत हुई नहीं। 150 पॉइंट निफ्टी ऊपर खुलता हुआ दिखा, लेकिन उसके बाद धीमे धीमे चाल पकड़ता हुआ नजर आया और ऊपरी स्तरों पर 16,950 के आसपास पहुंचकर टॉप बनाया दिन के लिए और बैंक निफ्टी भी लगभग 35,950 के आसपास पहुंचा। तो फर्स्ट हाफ काफ़ी बेहतर था और सेकंड हाफ में वहां से ऊपरी स्तरों से जो प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी, पूरे के पूरे गेंस गंवा दिए। जी हाँ, बिल्कुल सारी की सारी कमाई खत्म और दिन के निचले स्तरों पर एकदम फ्लैट बंद हुए, थोड़े से हरे निशान में बंद होते हुए दिखे हम बाजार पे, यानी कि जो तेजी अच्छी बन सकती थी वो खत्म होती हुई दिखी। वजह एक तो ये कि एफआईज की बिकवाली का दबाव है, दूसरा डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट नीचे हो गए थे और तीसरा आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी थी, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े वोलेटाइल ट्रेड तो होने ही थे। एक और कारण ये भी है, न सिर्फ भारतीय बाजार बल्कि दुनिया भर के बाजार बेहद कमज़ोर और बेहद वोलेटाइल होते दिख रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये भी एक रीज़न था। और फंसे हुए ट्रेडर्स ने सोचा कि अरे कल ही इतना ख़राब ट्रेडिंग सेशन देखा है, आज बढ़िया रिकवरी आई तो जिसका भाव आए निकलते चलो। ये था एक ट्रेंड जिसके चलते आज बाजारों ने शुरुआती मजबूती को पूरा गंवा दिया और दिन के निचले स्तरों के आसपास एकदम फ्लैट बंद होते हुए नजर आए। तो आज के इस उतार चढ़ाव भरे बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर हमारे साथ। अरमान, आज बाजार में काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिली, कहां पर सबसे ज्यादा हलचल थी? हमारे बाजार ने आज शुरुआत तो काफ़ी अच्छी करी। जो कुछ भी नेगेटिव था वो सब कुछ प्राइस्ड इन हो चुका था, सारी अनसर्टेनिटीज़ को पता चल चुकी थी, पर जो हमने तेज़ी ली थी हम उसे सस्टेन नहीं कर पाए और अंत में हम फ्लैटिश और नेगेटिव के आसपास ही बंद होते हुए दिखे। अब कौन से ऐसे शेयर्स थे जिनमें खासी मंदी देखी गई, निफ्टी के कौन से ऐसे शेयर्स थे जिसमें इंडसइंड बैंक, ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज, टाटा कंज्यूमर, सन फार्मा ऐसे स्टॉक रहे जिनमें खासी दबाव देखा गया। वहीं अगर दूसरे लूजर्स की बात करी जाए तो उसमें एंजल वन, बोरोसिल रिन्यूएबल, इंटेलेक्ट डिजाइन और कैनफिन होम्स ऐसे रहे जिन पर अच्छा खासा प्रेशर देखा गया। अब कौन से स्टॉक्स थे जो फोकस में थे? एबीबी और मेट्रो मनी रिजल्ट के चलते फोकस में रहे, प्रीवी स्पेशलिटी केमिकल जो हमारी एक्सक्लूसिव स्टोरी थी और दीपक नाइट्राइट भी अच्छे खासे फोकस में रहे। अब अगर टॉप निफ्टी गेनर्स की बात करी जाए तो टॉप निफ्टी गेनर्स में टेक महिंद्रा, हीरो मोटो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, आईटी सेक्टर ने अच्छा खासा सपोर्ट करा और इसी के कारण जो आपको मेजर निफ्टी गेनर्स दिख रहे हैं उसमें आपको एचसीएल टेक, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा दिख रहे हैं और हीरो मोटो कॉर्प ने भी अच्छा खासा गेन दिखाया। अब दूसरे गेनर्स की बात करी जाए जो निफ्टी गेनर्स के अलावा हैं उसमें हिकाल, केपीआर मिल्स, वेरॉक इंजीनियरिंग और सीमेंस थे। ओवरऑल देखा जाए तो जो हमने शुरुआत जो अच्छी करी थी हम उसे सस्टेन नहीं रख पाए और उसको अच्छी
कन्वर्जन रेट पे अच्छे सपोर्ट के साथ हम क्लोज नहीं कर पाए। आइए आगे बढ़ने से पहले एफआईआईज और डीआईआईज के डेटा पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मार्केट में करीब 2074 करोड़ रुपए की बिकवाली आज की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 2229 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आज आए हैं सामने। अविनाश जी का रुक रहे थे। अविनाश जी, कल का सरप्राइज रेट हाइक, उसके बाद फेड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी और उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से भी हमने बिल्कुल ऐसा ही स्टांस आज देखा है। बाजार में भी आज रिएक्शन देखने को मिला। शुरुआत अच्छी रही लेकिन उसके बाद काफी ज्यादा दबाव देखने को मिला और फ्लैट बंद हुए। फिलहाल बाजार का मूड माहौल कैसा लग रहा है आपको आने वाले समय में? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में वोलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी क्योंकि इंटरेस्ट रेट का जो इम्पैक्ट है वो अक्रॉस द बोर्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लगेगा, जहां पे कर्जा कंपनीज में काफी ज्यादा है, लिवरेज ज्यादा है। बट डेफिनेटली बैंकों के लिए, फाइनेंशियल्स के लिए, एनबीएफसीज के लिए शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है और इसका परिणाम ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमजोर रहे। लेकिन आने वाले फ्यू मंथ्स या क्वार्टर्स में इंटरेस्ट रेट हाइक इनके लिए काफी पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। सबसे बड़ी बात मुझे लग रहा है कि करेंसी की जो हेडविंड है वो काफी सिग्निफिकेंट है। डॉलर इंडेक्स लगातार नया हाई मार रहा है और इसका इम्पैक्ट रुपया पे हो रहा है, तो ये भी एक फैक्टर है जो एफआईआईएस के सेलिंग के ऊपर पॉजिटिवली प्ले आउट हो रहा है। तो जब तक एफआई की लिक्विडिटी नेगेटिव साइड पे है, मार्केट्स को चढ़ने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे ही मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को फोकस करना चाहिए क्योंकि नतीजों का सीजन है और जहां पे भी नतीजे अच्छे आएंगे वहां पे थोड़ा सा अपसाइड के लिए जगह बैठेगी। तो मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट में ऐसा कोई पैनिक सेल ऑफ नहीं आएगा, बट ऊपरी लेवल पे डेफिनेटली थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस और थोड़ी बहुत सेलिंग आपको देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और अब हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो अगर अविनाश जी, तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? देखिए टेक्निकली जो शेयर एटलीस्ट 8 से 10 दिन के लिए अच्छा लग रहा है वो अशोक लेलैंड है। डोमेस्टिक सीवी साइकिल अभी भी काफी स्ट्रांग है और हालांकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, इसका इम्पैक्ट हमको नहीं लग रहा है इमीडिएटली कमर्शियल व्हीकल के डिमांड पे आएगा क्योंकि ओवरऑल डिमांड अच्छी है। तो यहाँ पे करंट प्राइस 123.5 है, तो यहाँ पे अगर कोई खरीदता है 8 से 10 दिनों के लिए तो हमको लग रहा है कि 135 138 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल है। यहाँ पे 115 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे कमर्शियल व्हीकल के सेल्स अच्छे होते हैं तो इसमें मीडियम टर्म आउटलुक भी पॉजिटिव रहेगा। लेकिन 8 से 10 दिन के लिए 130 135 का एक रेंज लेके आप इसमें डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल व्यू लेके काम कर सकते हैं। 8 से 10 दिन के नजरिए के लिए अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। अब कुछ स्टॉक्स पर चर्चा करते हैं और ये वो स्टॉक है जिनके नतीजे भी आए हैं और पहला स्टॉक है अविनाश जी, एसी बनाने वाली कंपनी ब्लू स्टार। कंपनी का मुनाफा हमने देखा 68 करोड़ से बढ़कर 76 करोड़ रुपए हो गया और बिक्री भी बढ़ी है, 1612 करोड़ से बढ़कर ये 2248 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। अब ब्लू स्टार में खास तौर पर निवेशकों की स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली नंबर्स तो इन लाइन आ गए हैं, लेकिन मार्केट को शायद थोड़ा सा और प्रॉफिट का अनुमान था क्योंकि इस बार जो समर था वो मेरे ख्याल से काफी जोर से समर सीजन शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से आने वाला जो क्वार्टर रहेगा अप्रैल टू जून स्वाति, वो और भी बढ़िया रहेगा और शायद अभी थोड़ा सा मुनाफा वसूली आपने देखा है बट इस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। हमको लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY23 में नंबर्स काफी स्ट्रांग आएंगे। फर्स्ट तो अच्छा समर है और दूसरी वॉल्यूम ग्रोथ इंडस्ट्री की बहुत तगड़ी है, तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टरों को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी अच्छी खासी अपसाइड मिलेगी। थोड़ा बहुत मार्केट खराब होने के कारण आज स्टॉक में थोड़ा मुनाफा वसूली आपने देखा है। ब्लू स्टार में बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। टीवीएस मोटर, इसके भी नतीजे बाजार बंद होने के बाद ही आए हैं। मुनाफा घटा है, 290 करोड़ से घटकर 275 करोड़ हो गया है। हालांकि बिक्री में हमने देखा हल्की बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई है, 5322 करोड़ से बढ़कर ये 5530 करोड़ रुपए हो गई है। अब टीवीएस मोटर पर क्या खास स्ट्रैटेजी, होल्ड करें या कुछ और? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए टीवीएस मोटर में जो बड़ा ट्रिगर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, इन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में की है। होपफुली आने वाले साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो कंट्रीब्यूशन है वो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा और यहाँ से मार्जिन थोड़े बहुत इंप्रूव होने की अपेक्षा रहेगी। मेरे ख्याल से होपफुली आने वाला साल इनके लिए अच्छा रहना चाहिए। अगर मानसून अच्छा होता है तो रूरल डिमांड भी पिकअप होगी, बट दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा डिमांड आने के लिए।
मेरे ख्याल से होल्ड करिए, फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से अगर स्टॉक में अगर कोई अच्छी करेक्शन होती है, तो ही खरीदने के मौके बनेंगे। बिल्कुल, तो टीवीएस मोटर जिनके पास है उसमें बने रहने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। मैरिको की भी बात कर लेते हैं। कंपनी का जो कंसोलिडेटेड मुनाफा हमने देखा बढ़ा है, 227 करोड़ से बढ़कर हुआ है 257 करोड़ रुपए, जबकि बिक्री जो है वो 2012 करोड़ से बढ़कर हुई है 2161 करोड़ रुपए। अब महंगाई के बावजूद हमने देखा अपना मार्जिन बनाए रखने में जो कंपनी है वो कामयाब रही भी है। मैरिको में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे अविनाश जी? नहीं, मुझे लग रहा है देखिए कंजम्पशन के फील्ड में जो ऑयल मार्केट है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्लेयर मैरिको है और सबसे बड़ी बात इन्होंने कोपरा प्राइसेस को यानी उनका मेन जो रॉ मटेरियल है वो काफी हद तक कंट्रोल किया है। हमको लग रहा है कि आने वाला साल में होपफुली वॉल्यूम ग्रोथ भी ठीक-ठाक रहेगा क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से नए प्रोडक्ट्स भी ये लॉन्च करने वाले हैं, तो इसका बेनिफिट भी कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें, हालाँकि नंबर्स इतने तोड़-फोड़ नहीं थे, लेकिन फिर भी मार्जिन्स प्रोटेक्ट किए हैं और क्लियरली इन्फ्लेशनरी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल के बावजूद मार्जिन प्रेशर मेंटेन करना एक अच्छी बात है, तो यहाँ पे होल्ड करें। मेरे ख्याल से फ्रेश खरीदारी निचले लेवल पे ही करना है। मैरिको में भी होल्ड करने की सलाह, फ्रेश खरीदारी निचले लेवल पर करने की सलाह दे रहे हैं अविनाश जी। जिंदल स्टेनलेस हिसार, इसकी बात करते हैं। मुनाफा 350 करोड़ से बढ़कर 570 करोड़ रुपए हुआ है। आमदनी जो है 3103 करोड़ से बढ़कर 4300 करोड़ पर पहुंच गई। इसमें फिलहाल क्या करने की स्ट्रैटेजी देंगे आप अविनाश जी? देखिए, स्टेनलेस स्टील में बहुत कम कंपनियां इंडिया में ऑपरेट करती है और स्टेनलेस स्टील एक प्रीमियम प्रोडक्ट है। हमारा मानना है कि यहाँ पे निवेश जिनका भी है वो होल्ड करे। मेटल सेक्टर अभी भी काफी स्ट्रांग है और स्पेशली अगर स्टेनलेस स्टील की बात करें तो यहाँ पे मार्जिन्स कंपनी जरूर मेंटेन करेगी। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार के नतीजे इस क्वार्टर में आए हैं, होपफुली आने वाले कम से कम 1-2 क्वार्टर्स के लिए तो प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट रहनी चाहिए, तो यहाँ पे बने रहे। लेकिन डेफिनेटली स्टॉक निचले लेवल से काफी भाग चुका है, तो थोड़ा सा करेक्शन अगर होता है तो ही निचले लेवल पे फ्रेश बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल, तो जिंदल स्टेनलेस में फिलहाल बने रहने की सलाह अविनाश जी की। आंध्र पेपर पर भी जल्दी से चर्चा करते हैं। चौथी तिमाही के नतीजे इसके भी आए हैं और कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ा है 32 करोड़ से 57 करोड़ पर पहुंचा और बिक्री भी बढ़ी है 362 करोड़ से बढ़कर हो गई है 426 करोड़। ये आपसे जानना चाहेंगे कि आंध्र पेपर में क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, पेपर कंपनीज में हमको लग रहा है कि मुनाफे का जो ट्रेंड है वो और भी तेजी से FY23 में बढ़ेगा। सबसे पहली तो बात, कोई पेपर की कंजम्पशन बढ़ रही है। अभी कोविड होने के बाद स्कूलें भी खुली है तो डेफिनेटली डिमांड भी बढ़ रही है और सबसे बड़ी बात ग्लोबली पेपर कंपनीज में सप्लाई प्रेशर है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबली भी पेपर की कंपनीज के भाव बढ़े हैं। तो मेरे ख्याल से आंध्रा पेपर को प्लीज होल्ड करिए। यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के फोर्थ क्वार्टर नंबर आ गए हैं, बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है और यहाँ से भी एक अच्छी अपसाइड आने की उम्मीद है। तो जिनको थोड़ा बहुत पैसा अभी भी लगाना है इस प्राइस पे लगाए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी एक 15-20% सालाना अगर कोई रखता है तो अच्छी खासी अपसाइड मिल सकती है। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अब अनिल जी से। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, पहली चीज़ तो एक अमेरिका से संकेत लेंगे और अमेरिकी बाजारों में कल के बड़े उछाल के बाद आज क्या कुछ होता है देखना होगा। 150 पौने 200 पॉइंट नीचे थे डाउ फ्यूचर्स, यानी कि अमेरिका में सेशन कमजोरी भरा रह सकता है, ये आशंका तो थी। दूसरा, FIs की बिकवाली के आंकड़े किस तरह के आते हैं वो भी देखना होगा। और अब चूंकि आज वीकली एक्सपायरी हो चुकी है तो कल जब हम शुरुआत करेंगे नई हफ्ते की एक्सपायरी की, तो वो किस तरह की पोजीशंस के साथ होगी। तो ये 3 लोकल फैक्टर्स हैं जिन पर नजर रखेंगे। नतीजों के लिए आज से बड़ा दिन रहेगा, लेकिन स्टॉक और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन उसके दम पर आता हुआ दिखेगा। सपोर्ट जहां है उसके हम बेहद करीब बंद होते हुए दिखे हैं और सपोर्ट है अब आपके लिए निफ्टी पर 16,550, 16,625 कल के लिए और ऊपरी स्तरों पर 16,825, 16,950 वो रेंज है जहां पर है रुकावट। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,000 के आसपास सपोर्ट है, इसके नीचे जाते ही फिर रिस्क 300-400 पॉइंट की खुल जाती है और ऊपरी स्तरों पर 35,600 से लेकर 35,800 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आते हुए नजर आएगी। तो न सिर्फ इंडेक्स बल्कि सेक्टर्स और स्टॉक्स पर कल हफ्ते के आखिरी दिन रखना होगा पूरा फोकस। आइए अब कुछ कॉलर्स के सवाल भी शो में शामिल करते हैं। सबसे पहला सवाल दरभंगा से मनीष कुमार जी का हमारे पास आ रहा है। कैनरा बैंक पर सवाल है इनका अविनाश जी। 120 शेयर है कैनरा बैंक के और उनकी खरीदे 156 की। क्या स्ट्रैटेजी रखी है कैनरा बैंक में? देखिए, अगर नजरिया कम से कम 3 से 6 महीना है तो मुझे लग रहा है कि कैनरा बैंक में पोजीशंस होल्ड करे। मुझे लग रहा है कि देखिए PSU बैंक्स में बिकवाली जरूर आई है,
लेकिन अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल शुरू हो गई है, क्रेडिट ग्रोथ भी करीबन डबल डिजिट्स में हुआ है। तो यहाँ पे आपको जो आपकी कॉस्ट प्राइस है प्लस जो मुनाफा है, होपफुली दूसरे तिमाही ऑफ FY23 को मिलना चाहिए। थोड़ा सा पोजीशंस होल्ड करिए और पैनिक में शेयर्स मत बेचिए। यहाँ पे अच्छे नतीजे आएंगे और डेफिनेटली FY23 विल बी बेटर देन FY22। कैनरा बैंक में बने रहने की सलाह अविनाश जी की। अगला सवाल फेडरल बैंक पर है, एक और बैंकिंग स्पेस का स्टॉक। रमेश राव बेंगलुरु से पूछ रहे हैं, 100 शेयर हैं इनके पास, खरीद है इनकी 102। फेडरल बैंक क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, फेडरल बैंक भी एक ऐसी बैंक है जो साउथ इंडिया में बहुत प्रोमिनेंट है। कासा रेशो भी काफी अच्छा है, काफी एनआरआई डिपॉजिट्स ये कमांड करती है। फी इनकम भी काफी अच्छी है। मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक थोड़ा सा प्रेशर में आया है, बट यहाँ पे अच्छे एचएनआई, अच्छे इंस्टीट्यूशनल फंड्स ऑलरेडी जमा कर चुके हैं और नंबर्स काफी अच्छे हैं, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम से कम 125 130 का टारगेट आपको नेक्स्ट 3 से 6 महीने में पॉसिबल लगेगा। FY23 में जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट साइकिल अगर बढ़ती है तो इसका फायदा इवन फेडरल बैंक को भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तो हम कुछ स्टॉक्स पर चर्चा कर रहे थे। अब मैं आपसे अविनाश जी आपकी लॉन्ग टर्म पिक भी जानना चाहूंगी। लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो इन्वेस्टमेंट पिक कौन सी सजेस्ट करेंगे आज आप? साथ ही आज जो लॉन्ग टर्म पिक है वो बेसिकली एक एसेट लाइट बिजनेस है और जो कंपनी का नाम है उसका वो matrimony.com है। इस कंपनी में आज एक कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट भी हो चुका है कि 12 तारीख को वो अपने नतीजे और बायबैक भी अनाउंस करेंगे। सबसे बड़ी बात, मैट्रिमोनी जो बिजनेस में है, मैरिज जो मैच मेकिंग होता है, इसमें इनका करीबन 65% है और इनका बिजनेस बहुत एसेट लाइट होता है, काफी खर्चा करना नहीं पड़ता है। और जिस प्रकार से अभी हमने 2 साल पहले कोविड देखा था, अभी नॉर्मल सी आ रही है, तो डेफिनेटली मैरिज सीजन काफी अच्छी तरह से इस साल होने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, 300 करोड़ की कैश है। अगर बायबैक आता है तो मेरे ख्याल से 800 सवा 800 में आना चाहिए और नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। करीबन 22-23 रुपए की अर्निंग इस साल आएगी। अगले साल होपफुली हमको लग रहा है कि 28 या 30 रुपए की अर्निंग आएगी। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड करीबन 1050 का एक टारगेट लेके आपको यहाँ पे एक्यूमुलेट करना चाहिए। बायबैक की प्राइस और एग्रेसिव हो तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक अच्छी तरह से चलेगा। अदरवाइज भी 6 to 12 मंथ्स के लिए 1050 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदा जा सकता है। matrimony.com लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह दे रहे हैं अविनाश गोरक्षकर। और कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी और क्या सलाह दे रहे हैं चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया। उनके 2 स्टॉक्स हम आपको बताएं ऑप्शन स्ट्रैटेजी के लिए। एक कॉल है उनका, दूसरा पुट ऑप्शन उन्होंने दिया है। HCL टेक 1060 की कॉल, 34 रुपए पर खरीदारी की सलाह वो दे रहे हैं, जिसमें स्टॉप लॉस 24 का रखने का उन्होंने सुझाव दिया है और टारगेट 45 और 50, 2 टारगेट का जरूर ध्यान रखिएगा। और दूसरा पुट ऑप्शन सुमित बगड़िया की तरफ से डेल्टा कॉर्प 260 की पुट 12 रुपए पर खरीदने की सलाह और जिसमें स्टॉप लॉस 8 और टारगेट 16 और 18, 2 टारगेट का ध्यान जरूर रखिएगा। बात करेंगे अविनाश जी, आप हमारे साथ आज इस शो में शामिल हुए।